हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली कवर करेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है सेल अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म पे कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और फंक्शन को आज देखते हैं। चलिए देखो, माइटोकॉन्ड्रिया इट इज सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कहा है? क्योंकि ये वो ऑर्गेनेली है जो क्या करेगी? एटीपी का प्रोडक्शन करेगी। और ये एटीपी जो है एनर्जी करेंसी है, इसको सेल यूटिलाइज करती है अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी पे जाए तो देखो, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था किसने? कॉलिकर ने। तो डिस्कवरी का क्रेडिट किसको मिलता है? कॉलिकर को। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्कवर किया स्टूडेंट स्ट्राइएटेड मसल ऑफ इंसेक्ट। स्ट्राइएटेड मसल्स क्या होती हैं? वॉलेंट्री मसल्स होती हैं और उन मसल्स में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया के और भी नाम हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सार्कोसोम भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो सेड टू बी द बायोप्लास्ट। अब एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो बेसिकली डिपेंड करता है सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे कि सेल कितने फंक्शन परफॉर्म कर रही है, और उसी के अकॉर्डिंग सेल की जो एनर्जी एटीपी की रिक्वायरमेंट है वो होगी, और उसी के अकॉर्डिंग सेल के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। और जितने भी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं उन सभी को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं कॉन्ड्रियोसोम। तो ये क्लियर हुआ आपको कॉन्ड्रियोसोम क्या है स्टूडेंट? ऑल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन अ सेल। एक सेल के अंदर मान लो 10 माइटोकॉन्ड्रिया है या 50 माइटोकॉन्ड्रिया है, कलेक्टिवली सभी को हम क्या कहेंगे? कॉन्ड्रियोसोम ऑफ अ सेल। क्लियर? नेक्स्ट देखो, शेप की बात करते हैं स्टूडेंट। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप होती है ना, वैसे तो ये बहुत शेप के हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन शेप है दैट इज सॉसेज शेप, जिसको कि सिलिंड्रिकल शेप भी कहा जाता है। इस तरह की शेप होती है स्टूडेंट, सिलिंड्रिकल शेप। ये शेप है और इस शेप में जो है मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। डायामीटर की बात करें स्टूडेंट, तो जो डायामीटर है वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ये जो डायामीटर है स्टूडेंट, इसकी बात कर रहे हैं। 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, और एवरेज क्या है? 0.5 माइक्रोमीटर तक मिलता है। ये एनसीईआरटी का डाटा है। लेंथ कितनी होती है स्टूडेंट? 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, यानी कि ये ओवरऑल लेंथ की हम बात कर रहे हैं। ये पूरी लेंथ जो है ये कितनी होती है? 1 to 4.1 माइक्रोमीटर की होती है। क्लियर? अब ये देखो, ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल जितना ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करेगी उतने ही एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी और उतना ही नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। माइटोकॉन्ड्रिया वैसे तो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट कहाँ होते हैं? दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं मिलते हैं। और यूकैरियोट में जो मैच्योर आरबीसीज होती है स्टूडेंट्स, उसके अंदर भी जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो एब्सेंट होते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसीज के अंदर हमने अब तक देखे मोस्ट ऑफ द वाइटल ऑर्गेनेली जो हैं वो क्या है? एब्सेंट है। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है स्टूडेंट? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। तो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली को हम एक बार देख लेते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन हमने बनाई है।
ये देखिए, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये क्या करती है, जो इनर पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का इनर पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम क्या कहेंगे, ल्यूमेन। तो ये इस ल्यूमेन को रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म से क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है। ये फंक्शन होता है किसका, आउटर मेम्ब्रेन का। आउटर मेम्ब्रेन पे बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब आप कहोगे एंजाइम तो एसोसिएटेड होते हैं इनर मेम्ब्रेन के साथ, तो देखो आउटर मेम्ब्रेन पे भी एंजाइम्स होते हैं, लेकिन एंजाइम्स कम होते हैं, और बेसिकली वो एंजाइम्स होते हैं जो लिपिड और फैट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। वो सारे एंजाइम्स कहाँ होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन पे। क्लियर। अब ये देखो स्टूडेंट, ये है इनर मेम्ब्रेन। तो जो इनर मेम्ब्रेन है उसने क्या किया, इस बात को अच्छे से समझिएगा। इनर मेम्ब्रेन ने ल्यूमेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो पार्ट आप ये देख रहे हैं, बाहर वाला पार्ट, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं इसको। ये बाहर वाला पार्ट स्टूडेंट आप देख रहे हैं, तो इस आउटर पार्ट को हम नाम देते हैं आउटर चेंबर। इट इज सेड टू बी द आउटर चेंबर। क्लियर। और ये जो अंदर वाला पार्ट है, इस अंदर वाले पार्ट को नाम दिया है इनर चेंबर। क्लियर, आई होप आपको क्लियर है। आउटर चेंबर को हम एक नाम और भी देते हैं, एक क्या स्टूडेंट, दो नाम देते हैं। आउटर चेंबर इज ऑल्सो सेड टू बी द इनर मेम्ब्रेनस स्पेस और पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस भी इसी को कहते हैं। अब ये देखिए, ये जो हमने मेम्ब्रेन बनाई है स्टूडेंट, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है वो आपने देखा एक स्मूथ मेम्ब्रेन है, और पूरी तरीके से क्या है, एक कॉन्टिनेशन में है, साइटोप्लाज्म को जो ल्यूमन पार्ट है वो उससे सेपरेट कर रही है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड शो करती है, इनवेजिनेशन शो करती है, इस तरह के इनवेजिनेशन शो करती है। अंदर की साइड पे इसके फोल्ड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ये देखिए। अब जो आउटर पार्ट है, इस आउटर पार्ट को हमने नाम क्या दिया था, हमने इसको नाम दिया था आउटर चेंबर, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस और पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस भी इसी को कहते हैं। तो यहां पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट, दिस इज पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस। क्लियर। अब ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, इस अंदर वाले पार्ट को इनर चेंबर कहा है। अब इनर चेंबर पे एक होमोजीनस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इनर चेंबर पे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, एक होमोजीनस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और इस फ्लूइड को हम नाम क्या देते हैं, मैट्रिक्स। सो दिस इज मैट्रिक्स, called the homogeneous fluid. क्लियर स्टूडेंट। अब ये जो मेम्ब्रेन की फोल्ड्स हमने बनाई है मैट्रिक्स की तरफ, जो इनर मेम्ब्रेन है, बेसिकली इनर मेम्ब्रेन के कुछ फोल्ड्स इनवेजिनेशन अंदर की तरफ आपको दिख रहे हैं। इन इनवेजिनेशन को हम नाम देते हैं स्टूडेंट, दीज आर सेड टू बी द क्रिस्टी। सभी को
जितने भी फोल्ड्स हैं सभी को मिला के हमने क्या कहा है, क्रिस्टे। अगर हम एक सिंगल की बात करें तो सिंगल को हम कहते हैं क्रिस्टा। तो ये जो फोल्ड्स हैं इन फोल्ड्स को कलेक्टिवली क्रिस्टे कहा है, और सिंगल की बात करेंगे तो क्या होता है, क्रिस्टा। ये स्टूडेंट जो क्रिस्टे होते हैं ये इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि इनर मेम्ब्रेन पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ऑपरेट कराते हैं, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को कराते हैं, और ये आपको पता है सेलुलर एनर्जी का लास्ट स्टेप है, उसी से एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो क्रिस्टे के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। तो उनकी एक्टिविटी कराने के लिए क्रिस्टे क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। क्लियर? अब एंजाइम्स जो लगे होते हैं ना स्टूडेंट, एंजाइम्स एक पार्टिकल की फॉर्म पे भी होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्रिस्टे पे छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे होते हैं, और इन पार्टिकल को हम नाम क्या देते हैं, F0, F1 पार्टिकल्स। सो हमने कहा एंजाइम्स लगे हुए हैं, एंजाइम्स के साथ साथ स्टूडेंट यहाँ पे लगे होते हैं F0, F1 पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स भी एंजाइम की तरह ही काम करते हैं। इनका जो हेड वाला पोर्शन है उस पे बेसिकली हमारे जो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है वो मिलते हैं, और इसी के थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन होता है। क्लियर? सो यहाँ पे क्रिस्टे के ऊपर F1, F0 पार्टिकल्स को अकोमोडेट करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। चलिए, और क्या क्या इसमें हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट? माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन ने ल्यूमन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दिस इज आउटर चेंबर एंड दिस इज इनर चेंबर। क्लियर? इनर चेंबर पे एक होमोजीनस फ्लूइड है जिसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। देन क्रिस्टे इनर मेम्ब्रेन के द्वारा फॉर्म होते हैं, और क्रिस्टे सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं, और उसी में इन्वॉल्व होते हैं F0, F1 पार्टिकल जो क्रिस्टे के ऊपर लगे हुए हैं। और इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है स्टूडेंट, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास खुद का डीएनए होता है। तो ये डीएनए कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया के ल्यूमन में प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इनके पास मिलता है, जस्ट लाइक बैक्टीरियल सेल के पास मिलता है उसी तरीके से इनके पास भी होता है। देन स्टूडेंट इनके पास एक और चीज होती है, प्रोटीन फैक्ट्रीज। ये देखिए इस तरीके से राइबोसोम्स भी इनके पास प्रेजेंट होते हैं, और ये राइबोसोम्स कैसे होते हैं, 70S। जस्ट लाइक इन बैक्टीरियल सेल इनके पास खुद के क्या हैं, राइबोसोम्स है। और कुछ स्टूडेंट आरएनए के पार्टिकल्स भी इनके अंदर देखने को मिलते हैं। ये आरएनए के पार्टिकल हैं, ये भी देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर चेंबर है उसके अंदर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा माइटोकॉन्ड्रिया का। अब हम इसको एक बार एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर हमें दिया गया है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, और ये है स्टूडेंट इनर मेम्ब्रेन। ये देखिए ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है। अब ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, ये क्या करती है, इस तरीके से फोल्ड्स बनाती है। ये देखिए इस तरीके से क्या बनाए हुए हैं, फोल्ड्स बनाए हुए हैं। ये फोल्ड्स आपको क्लियरली विजिबल हैं। अब ये जो फोल्ड्स है इनको नाम क्या दिया गया है, क्रिस्टा। सिंगल को, प्लूरल को हम नाम क्या देते हैं, सभी को मिला के क्रिस्टे क्या देते हैं।
दोनों मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, जिसको आउटर चेंबर भी कहा था, और पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस भी इसी को कहा था। क्लियर? ये अंदर का पार्ट क्या है स्टूडेंट? दिस इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या मिलता है? एक तो यहाँ पे सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, आरएनए पार्टिकल है, तो ये सारी चीजें मिलती हैं। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो इन दोनों मेम्ब्रेन में ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, एक बार वो भी हम देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, जो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस आउटर मेम्ब्रेन, ये कैसी होती है? स्मूथ, क्योंकि इसके ऊपर ना तो कोई पार्टिकल्स लगे हुए हैं और ना ही ये जो है इन्वेजिनेशन शो करती है, तो स्मूथ है। और ये कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री फॉर्म करती है किसकी? ऑर्गेनेल यानी माइटोकॉन्ड्रिया की। इस तरीके से एक लिमिटिंग बाउंड्री फॉर्म करती है जो उसके बाकी साइटोप्लाज्म से ल्यूमन को क्या करती है? डिफरेंशिएट करती है। ये ज्यादा परमिएबल होती है स्टूडेंट। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, अगर हम इसको देखें, ये आउटर मेम्ब्रेन, इस आउटर मेम्ब्रेन पे क्या लगे होते हैं? प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स क्या होती हैं? पोरिन्स। तो पोरिन्स प्रोटीन जो है आउटर मेम्ब्रेन पे पोर क्रिएट करती है, और इस पोर की वजह से जो पार्टिकल्स है वो इजीली मूव कर सकते हैं सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। तो इसीलिए जो आउटर मेम्ब्रेन है वो उसको हम कहते हैं ज्यादा परमिएबल होती है। आउटर मेम्ब्रेन पे स्टूडेंट जो प्रोटीन का कंटेंट है वो 60% तक होता है, और जो लिपिड है वो 40% तक देखने को मिलता है। क्लियर? इस पे एंजाइम कम होते हैं, और कौन से एंजाइम होते हैं? जो लिपिड मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो फैटी एसिड चेन का इलोंगेशन करते हैं, यानी फैटी एसिड चेन में जो एस्टर बॉन्ड्स को फॉर्म करके और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, उसको वो एंजाइम्स कहाँ मिलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन पे। देन स्टूडेंट हम आते हैं इनर मेम्ब्रेन पे। ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, ये अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स, इनवेजिनेशन शो करती है, और इन इनफोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे। कहाँ फॉर्म करती है? मैट्रिक्स की साइड पे फोल्ड्स बनाती है, जिनको क्रिस्टे कहते हैं। सिलेक्टिवली परमेबल होती है स्टूडेंट, इनके पास पोरिन प्रोटीन नहीं होती हैं, तो सिलेक्टेड मटेरियल को ही ल्यूमन के अंदर, ल्यूमन मतलब इनर चैम्बर के अंदर आने की परमिशन देती है। लिपिड का कंटेंट होता है स्टूडेंट इनके अंदर 20%, और प्रोटीन काफी ज्यादा मात्रा में होता है, यानी इनके स्ट्रक्चर को मेनली क्या बना रहे हैं? प्रोटीन 80%। और प्रोटीन 80% प्रोटीन में भी स्टूडेंट जो कार्डियोलिपिन्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा होते हैं। कार्डियोलिपिन्स इनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। क्लियर? और इनर मेम्ब्रेन पे एंजाइम्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये एंजाइम्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इन सब को कराने में हेल्प करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था इनर और आउटर मेम्ब्रेन पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। अब हमने जो क्रिस्टे थे, क्रिस्टे के ऊपर F0 F1 पार्टिकल्स देखे थे। एक बार फिर से आप देखिए स्टूडेंट, ये डायग्राम जो है, यहां पे हमने F0 F1 पार्टिकल्स वो देखे थे। F0 F1 पार्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए स्टूडेंट, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। This membrane is outer membrane, और ये मेम्ब्रेन है स्टूडेंट इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन क्या शो करती है? अंदर की तरफ इनवेजिनेशन, यानी कि फोल्डिंग्स इस तरीके से,
और इन फोल्डिंग को, सिंगल को हम क्या नाम देते हैं, हम कहते हैं क्रिस्टा, और प्लूरल को हम नाम देते हैं क्रिस्टे। क्लियर। और ये जो पार्ट है स्टूडेंट, दिस पार्ट, it is said to be the outer chamber. Outer chamber, inner membranous space और पेरी membranous space. क्लियर, ये सब इसी के नाम है। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टूडेंट मैट्रिक्स, क्योंकि ये अंदर की साइड है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, दिस इज मैट्रिक्स। क्लियर। अब यहां पे हम देखते हैं, ये जो क्रिस्टा है, क्रिस्टे के ऊपर इस तरीके से F1 F0 पार्टिकल्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं। ये देखिए, ये क्या है, दिस इज F0 F1 पार्टिकल। और ऐसा नहीं सिर्फ एक जगह पे, किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं, ये पूरे में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स। क्लियर। इन पार्टिकल्स को स्टूडेंट ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो सेड टू बी द ऑक्सीजोम्स। इन्हीं को एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं, फर्नांडीज मोरन पार्टिकल्स भी इन्हीं का नाम है। तो आपने क्रिस्टे के ऊपर इनकी लोकेशन देखी, इनको एक बार और हम बना लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ये जो F0 F1 पार्टिकल का ये होता है स्टूडेंट बेस वाला पार्ट, दिस इज स्टॉक, दिस पार्ट इज स्टॉक एंड दिस पार्ट इज हेड। ये होता है स्टूडेंट हेड वाला पार्ट। क्लियर। अब ये जो हेड पोर्शन है, हेड पोर्शन ATPase सिंथेटेज की तरह काम करता है। जो हेड पोर्शन है, इट एक्ट लाइक ATPase सिंथेटेज, यानी कि ये क्या है स्टूडेंट, जो हेड है वो एक एंजाइम की तरह काम कर रहा है, और एंजाइम का नाम क्या है, ATPase सिंथेटेज। अब ये एंजाइम क्या करता है, दिस एंजाइम्स प्ले रोल इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड प्रोड्यूस ATP। सो ATPase सिंथेटेज का काम क्या है, इट प्रोड्यूस ATP बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्टूडेंट सेल्यूलर रेस्पिरेशन का लास्ट पार्ट होता है, जिसमें बेसिकली ATP का प्रोडक्शन होता है। क्लियर। सो आई होप आपको ये भी क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शन होते हैं स्टूडेंट। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे ज्यादा तो यहाँ पे क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 मेन स्टेप होते हैं, जिसमें से पहला है ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लाइकोलाइसिस है स्टूडेंट, ये कहाँ होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म पर। और ग्लाइकोलाइसिस के बाद रेस्पिरेशन एरोबिक होगा या एनारोबिक, वो डिपेंड करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो उसके बाद होती है क्रेब्स साइकिल। क्लियर। और क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल हो रही है तो यानी कि क्या है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। देन उसके बाद होती है स्टूडेंट ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ETS है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हम फिजियोलॉजी के चैप्टर में डिटेल में इसको पढ़ेंगे। सो ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की
इनर मेम्ब्रेन पे। और इसीलिए ये पूरी क्या है स्टूडेंट, एक चेन रिएक्शन है, मल्टीपल स्टेप्स की है, और मल्टीपल स्टेप्स होने की वजह से बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे मिलते हैं। क्लियर? देन so mitochondria is also involved in oxidation of respiratory substrate। जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो, फैट हो, उन सब के ऑक्सीडेशन में, यानी उनसे एटीपी का प्रोडक्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया ही कराता है। सेलुलर एनर्जी, यानी ये देखो, ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें सेलुलर एनर्जी एटीपी फाइनली बनती है, और उस एटीपी को भी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? इट इज सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल के पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। देन स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट चीज और देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम कंसीडर करते हैं इट इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। और क्यों होती है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली? सेमी का मतलब हाफ, हाफ मतलब आधे फंक्शन ये अपने खुद से परफॉर्म कर सकता है, जिसके लिए इसको न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। समझे? सो कैसे है देखो, इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि इसके पास क्या है? अपना खुद का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और इनके पास खुद की प्रोटीन फैक्ट्रीज यानी राइबोसोम भी प्रेजेंट है। तो जो इनकी सर्वाइवल तो हम नहीं कह सकते, बेसिकली जो इसेंशियल फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए, उनमें से आधी प्रोटीन्स तो खुद बना लेते हैं, तो यानी कि सेमी ऑटोनोमस है। क्लियर? और स्टूडेंट, ये बैक्टीरिया की तरह बाइनरी फिशन से डिवाइड कर सकते हैं, ये बाइनरी फिशन करते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए इनको बैक्टीरियल एंडो सिम्बायोन्ट्स भी कहते हैं। देखो एक चीज है, जब इवोल्यूशन हो रहा था तो इवोल्यूशन में प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक सेल्स डेवलप हो रही थी। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली हैं वो एक टाइम पे प्रोकैरियोटिक सेल रही होगी। सभी तो नहीं मानते, कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ये अपने टाइम पे कभी प्रोकैरियोटिक सेल रही होगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल्स जब कन्वर्ट हो रही थी तो उसमें क्या था, जो बड़ी सेल्स हैं वो छोटी सेल को खा रही थी और खा के उनको डाइजेस्ट करके अपने आप को डेवलप कर रही थी, अपना साइज बड़ा कर रही थी। तो उसी दौरान जब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को बड़ी सेल ने इंगल्फ किया, तो उसने देखा कि भाई ये तो बड़े काम का जो है पार्ट है, ये तो एटीपी का प्रोडक्शन कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प कर रहा है, तो इसको डाइजेस्ट क्यों करना। तो फिर ये एग्जिस्ट करने लगे एज ए सेल ऑर्गेनेली, और उसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल डेवलप हुई। तो ये तो देखो एक पार्ट है। बाकी बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्ट्स इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया की तरह बाइनरी फिशन कर सकता है, बैक्टीरियल लाइक प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? सो ये है स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया, और नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे प्लास्टिड से।